बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 का सप्लाई चेन पर क्या इम्पैक्ट आया और क्या आगे सप्लाई चेन इस जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से उसकी वजह से सप्लाई चेन चेंज होगी, और अगर चेंज होगी तो वो किस तरह की चेंजेस होंगी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसी साहब ने 2, 3, 4 दफ़ा मेरी वीडियोस के नीचे मेंशन किया है। तो नाम उन्होंने नहीं लिखा, पीसी गेमर के नाम से आईडी बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्योंकि ये बार बार वही क्वेश्चन पेस्ट कर रहे थे तो मैं उस पर कुछ बोल दूं कि जो मेरा नॉलेज है बेसिकली जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कोविड-19 से बहुत पहले डिस्टर्ब हो चुकी थी, यानी कोई 6, 7, 8 माह पहले टोटल ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी। और इसकी वजह थी अमेरिकन गवर्नमेंट का हुआवे के ऊपर, जो चाइना की मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसके ऊपर पाबंदियां लगाना। तो वहीं से ये ट्रेड वार बिटवीन चाइना और अमेरिका शुरू हो चुकी थी, और अमेरिका ने बहुत सारी अपनी बड़ी कंपनीज को, बल्कि सबको थ्रेट दिया था कि आप चाइना के साथ अपना बिजनेस बंद कर दें, वहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर दें और अपनी चीज़ों को वहाँ से उठाएं और किसी और रीजन में, कंट्रीज़ में आप ये शुरू करें। तो ये जो ट्रेड वार बिटवीन चाइना और अमेरिका शुरू हुई, इसने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया था। और जो बाकी रही कसर थी वो कोविड-19 ने पूरी कर दी, जो कि नवंबर-दिसंबर से 2019 में चाइना से शुरू हुआ और फिर 2020 में तो पूरी दुनिया में फैल गया और ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही लॉकडाउन में रही कोई 5, 6, 8 माह, और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। तो अब ये जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, बेसिकली सप्लाई चेन को हम इसलिए डिस्टर्ब कह रहे हैं कि सप्लाई चेन का जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने लोएस्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम टाइम में अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा के कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो ये जो प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक पहुंचाने में एक तो कीमत कम से कम आए और दूसरा टाइम कम से कम हो, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन। यानी सप्लाई चेन इसीलिए इम्प्लीमेंट की जाती है कि आपकी लागत जो है, कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए और टाइम भी मिनिमम हो और आप बस प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर तक पहुंचाएं, यानी रेडी टू सेल चीज़ें अवेलेबल हों, जिसको जो ज़रूरत है वो वहाँ से उठाए, पेमेंट करे और ले जाए। तो ये सिर्फ जो सप्लाई का सिस्टम जितना एफिशिएंट होगा उतना ही वो प्रॉफिटेबल होगा उस कंपनी के लिए जिसकी वो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। इसको आप इस तरह से देखें जैसे कोविड-19 के दरमियान बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी या उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई क्योंकि उनके पीछे उनका स्टॉक नहीं था, प्रोडक्शन नहीं थी। जैसे वेंटिलेटर की एग्जांपल है कि वेंटिलेटर जितने दुनिया को चाहिए थे उतने वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे और उनको बनाने में जितना टाइम चाहिए था और वो अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए यही सप्लाई चेन की एफिशिएंसी है कि आपको जब ज़रूरत हो तो वो चीज़ें अवेलेबल हों, तो जब ज़रूरत पड़ी तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सप्लाई चेन का जो कंसेप्ट था, जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने मिनिमम टाइम में और लोएस्ट प्राइस के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हों लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए, तो वो तो ऐसे हुआ नहीं। तो ये फिर कैसी सप्लाई चेन है? तो सप्लाई चेन फेल हो गई इसमें। तो इस फेल होने में जो एक बात जो लोगों को समझ आई, जो सप्लाई चेन के गुरुज हैं, वो ये थी कि जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज थी और बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है जो चाइना से या दूसरे कंट्री से आउटसोर्स करके प्रोडक्शन करवा रहे थे या चीपेस्ट कॉस्ट पे करवा रहे थे, वो सब सिंगल सोर्स बेस थे। यानी जैसे एप्पल है तो एप्पल एक ही कंपनी पे बेस कर रहा है चाइना में कि उसने उसी से करवाना है, उसके कोई मल्टीपल सोर्स नहीं थे कि यहाँ से भी हो रहा है और मैक्सिको से भी हो रहा है, चाइना से भी हो रहा है, इंडिया से भी हो रहा है। तो अगर चाइना में प्रॉब्लम है तो मैं इंडिया से प्रोडक्शन उठा लूँ, अगर इंडिया में प्रॉब्लम है तो मैं मैक्सिको से उठा लूँ या क्यूबा से एक प्लांट लगाया हुआ वहाँ से कर लूँ। तो ये जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जितनी भी बड़ी प्रोडक्शन हाउस थे वो सब सिंगल सोर्स बेस थे कि उनके एक ही सोर्स थे और सप्लाई चेन बेसिकली इसी पे वर्क कर रही थी कि आप सिंगल सोर्स पे जाएं, उसी को सब कुछ अपना जो भी आपने ज़रूरत है वो वहाँ पे बनवाएं ताकि कॉस्ट कम से कम हो। तो कोविड-19 का जो पेंडेमिक टाइम था, जो भी ये आफत वाला टाइम गुजरा है, तो इसमें यही लोगों को समझ आया जो सप्लाई चेन के गुरु थे कि सिंगल सोर्स पे नहीं जाना चाहिए। सिंगल सोर्स जो है
अब इसको मल्टीपल सोर्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि अगर आप किसी एक जगह पे स्टकअप हो जाए, काम रुक जाए, तो आपका दूसरा सोर्स जो है वो कंटिन्यू रहे, आपकी चीज़ें वहाँ से चलती रहें। तो जो चीज़ें चेंज होंगी अब सप्लाई चेन में पॉसिबिलिटी है कि ग्लोबलाइजेशन से रीजनलाइजेशन पे चले जाए, यानी कि जैसे अमेरिकन कंपनीज चाइना से बनवा रही थी, तो वो या तो अमेरिका या अमेरिका के जो नियरेस्ट गरीब मुल्क हैं, जैसे क्यूबा है, मैक्सिको है, अर्जेंटाइन है, इस तरह के और बहुत सारे मुल्क हैं, तो वो अपनी प्रोडक्शन को वहाँ पर ले जाए, वहाँ भी पॉपुलेशन चीप है, कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इनमें कुछ चेंजेस आए कि इनके ग्लोबलाइजेशन से ये रीजनल हो जाए। और नंबर 2 ये हो सकता है कि जो प्राइस है वो तो कम ना की जाए, यानी ये कंसेप्ट के जी प्राइस को मिनिमम रखना है, उसको छोड़ दिया जाए, उसकी जगह मिनिमम टाइम आ जाए, और प्लस उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाए, जैसे सर्विसेज बेहतर कर दी जाए, जैसे क्वालिटी पे कुछ फोकस किया जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्ट को प्राइस बढ़ जाए लेकिन बाकी चीज़ें सेम रहें, जैसे टाइम मिनिमम है और सर्विसेज को बेहतर कर दी जाए, क्वालिटी को बेहतर कर दिया जाए, या कुछ और इनोवेशन ऐसी ऐड कर दी जाए। मतलब ये चूँकि आगे पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें होंगी तो पता लगेगा। तो उनमें सर्विसेज बेहतर हो सकती है, टाइम मिनिमम हो सकता है, लेकिन जो प्राइस है उसको छोड़ दिया जाए कि अगर प्राइस मिनिमम नहीं हो रही तो जो भी प्राइस उसकी कॉस्ट आ रही है उसी को समझा जाए कि यही मिनिमम कॉस्ट है। तो मिनिमम कॉस्ट का कंसेप्ट खत्म हो जाए और एक नॉर्मल प्राइस जो भी प्रिवेल कर रही हो मार्केट में, जो कॉस्ट आ रही है उसी को सेल कर दिया जाए। और अब कंज्यूमर की अब जो नीड्स और डिमांड है वो भी प्राइस कॉन्शियस नहीं रह गई। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटेक्शन रिलेटेड है, तो वो कंज्यूमर उस पर प्राइस बार्गेन नहीं करता। जैसे मास्क अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए, आप वो जिस भी प्राइस पे मिल रहा है आप लेंगे। इससे बहुत सारी और ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके ऊपर प्राइस बार्गेनिंग नहीं होती। कंज्यूमर को पता होता है कि इनकी कॉस्ट मुझे बियर करनी पड़ेगी, हाँ मैं इसको यूज़ करूँ या ना करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंज्यूमर ने अपने किचन में या घर में फायर एक्सटिंग्विशर लगवाया हुआ है, तो अब उस फायर एक्सटिंग्विशर की जो कॉस्ट वो बियर कर रहा है, हाँ उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, मतलब उसको वो यूज़ करता है या नहीं करता है। जो उसकी एक्सपायरी या जो उसमें लिक्विड या पाउडर जो केमिकल यूज़ हो रहा है उसकी एक एक्सपायरी होगी जो शायद साल 6 माह या कुछ टाइम होती है। तो अगर वो उसमें यूज़ नहीं होगा फायर एक्सटिंग्विशर तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा और उसको रीफिल करवाना पड़ेगा। और वो जो रीफिलिंग की कॉस्ट है बगैर इस्तेमाल किए उसने जो कॉस्ट बियर की है, ये उसकी प्रोटेक्शन की कॉस्ट है। उसको पता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे ये कॉस्ट बियर करनी है क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है। तो इस तरह से कंज्यूमर समटाइम प्राइस कॉन्शियस नहीं होता। उसको समझ होती है कि अगर प्राइस कम नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं है, मुझे फौरी अवेलेबिलिटी चाहिए, मुझे चीज़ मिलनी चाहिए। तो प्राइस मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि आगे मिनिमम प्राइस पे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर फोकस ना करें, वो कहें कि अवेलेबिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और मिनिमम टाइम में अगर चीज़ अवेलेबल हो जाती है कंज्यूमर को तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राइस अगर थोड़ी बढ़ती है तो बढ़ जाए। सेम अगर आप देखें कि अभी जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक है, जो सप्लाई चेन उसके लिए मैनेज की जा रही है, जैसे कि वो फ्रीजिंग आइटम है उसके लिए कोई आइस बॉक्स चाहिए होंगे और जो लॉन्ग ट्रैवलिंग डिफरेंट कंट्रीज में होंगी, तो वहाँ पे कॉस्ट अहमियत नहीं रखती। वहाँ पे वो जिस भी कॉस्ट में अवेलेबल होगी लोग उसको लेंगे। और नंबर 3 है कि ह्यूमन फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। जितनी भी एडवांस इंडस्ट्रीज हैं एडवांस कंट्रीज में वो सब ऑटोमेशन के ऊपर चल रही हैं और ऑटोमेशन से मुराद 100% ऑटोमेशन है और 100% ऑटोमेशन फेल हो चुकी है। किस तरह से फेल हुई है ये आपने देखा कि जैसे कोविड-19 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की गई कि इतने पेशेंट रोज़ आ रहे हैं, इतने टाइम में आएंगे और जो इतना टाइम होगा उसमें इतने लोगों की डेथ हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान के लिए फोरकास्ट की गई कि हज़ारों के लाखों लोग मरेंगे और इतने टाइम में मरेंगे, तो वैसे नहीं हुआ। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ में जो एडवांस कंट्री थे जहाँ पे बेशुमार हेल्थ फैसिलिटी थी, आला से आला फैसिलिटी थी और फ्री ऑफ कॉस्ट थी उन लोगों के लिए जो उनके सिटीज़न है, अमेरिका है, यूरोप है,
तो इससे ज़्यादा एडवांस हेल्थ फैसिलिटी नहीं, लेकिन वहीं पे ज़्यादा डेथ की रेशो भी रही कि ज़्यादा लोग मरे, तो उनकी वो जो एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो भी उनकी डेथ को रेट को नहीं कम कर सकी। तो अब उनके जो अंदाजे थे कि इतनी होंगी, वो अंदाजे जो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑटोमेशन थी वो उनको बता रही थी कि हमारी कम होंगी, और जो गरीब और एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो जबकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी ये फेल हो गई, यानी कि टोटल जो ऑटोमेशन पे उन्होंने लगाया हुआ था कि ये फैक्ट एंड फिगर अगर हम देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट फेल हो गया। उनको बिल्कुल उल्ट रिजल्ट मिला कि जिन जगह पे एडवांस कंट्री में जहाँ पे डेथ रेट कम होना चाहिए था वहाँ पे ज़्यादा था, और जिन जगह ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे कम हुआ। तो इसका मतलब कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अगर सप्लाई चेन में इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अगर उसी बेस पे सप्लाई चेन को फोरकास्ट किया जाएगा तो वो सप्लाई चेन तो बैठ जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो यही होगा जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ कि जी इतनी डेथ होंगी लेकिन नहीं हुई। तो इस तरह की सप्लाई चेन जो है वो, इसका मतलब कि वो ऑटोनोमस नहीं होगी, वो फुली ऑटो नहीं होगी, उसके साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर जो है इन्वॉल्व होगा। जैसे टोयोटा कंपनी जो जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका एक प्रिंसिपल है कि 80 to 90% ऑटोमेशन होनी चाहिए और 10 to 20% उसमें ह्यूमन फैक्टर होना चाहिए, कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है, जो लोग अपनी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, अपना एनालिसिस, अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करते हैं, उससे जो ऑटोमेशन होती है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिजल्ट होते हैं प्लस जो ह्यूमन फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जब ये दोनों का कम्बिनेशन होता है तो फिर एग्जैक्ट रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। कि क्योंकि लोगों का जो ह्यूमंस का एक्सपीरियंस, नॉलेज और जो ग्राउंड रियलिटी उनके इल्म में होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं होती। तो अगर आप फुली कंप्यूटर पे बेस कर रहे होंगे अपनी सप्लाई चेन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस कर रहे होंगे, तो वो सप्लाई चेन फ्लॉप हो सकती है और फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ 10 to 20% ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो सप्लाई चेन जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बेस कर रही होगी, क्योंकि उसमें उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस और एनालिसिस शामिल होगा ह्यूमंस का। और वो एनालिसिस क्या है, जैसे पाकिस्तान के बारे में जिन लोगों ने भी डिसाइड किया होगा कि हमने इस तरह से चलना है, तो उन्होंने अपना एक एनालिसिस किया। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जो कंप्यूटर के रिजल्ट थे वो कुछ और बता रहे थे, जो लोगों का एक्सपीरियंस था, जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस के ऊपर वो एनालिसिस कर रहे थे वो कुछ और था। तो अब दोनों को मिलाते हुए उन्होंने ये सोचा कि हमारा नॉलेज हमें ये समझा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ये समझा रही है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम दोनों के दरमियान में रहते हुए उसको भी अबाइड बाय करते हुए कि जी हमने लॉकडाउन में रह लेते हैं, लेकिन हम अपना भी करते हैं कि हमने कुछ बिजनेस को रन भी करना है, हमने काम चलाए रखना है, लोगों को भूखे नहीं मरने देना। तो ये एक मिक्स एटीट्यूड था कि कंप्यूटर से भी फ़ायदा लिया गया और ह्यूमन जो इन्वायरमेंट है उसको भी ऐड किया गया, तो इससे बेस्ट रिजल्ट पाकिस्तान ने लिया। तो यही तरीका आगे सप्लाई चेन में भी होगा कि सप्लाई चेन को टोटली ऑटोनोमस साइड पे नहीं लेके जाया जाएगा, इसमें ह्यूमन फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो अब ये जो 3-4 थ्योरीज चल रही हैं दुनिया में, जो सप्लाई चेन के थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं, वो अब आगे इस साल में 2021 में नज़र आएंगी कि पॉसिबल है इनमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हों, पॉसिबल है कि यही चले और इनमें कुछ बेहतर रिजल्ट आए। तो वो जो इनको दोबारा सम अप कर देता हूँ कि जो पॉसिबल आगे हो सकता है सप्लाई चेन को बेहतर रिजल्ट लेने के लिए, वो ये है कि आप सिंगल सोर्स पे जाने के बजाय मल्टीपल सोर्स पे जाएंगे और ज़्यादा सोर्स रखेंगे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए। एक पे इन्हिसार नहीं करेंगे कि बस अगर एप्पल यहाँ से बनता है तो यहीं बन रहा है, अब वो मल्टीपल सोर्स पे प्रोडक्शन को लेके जाएंगे। नंबर 2, वो इसको बस ग्लोबलाइजेशन पे नहीं जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन से मुराद है कि ये जो एडवांस कंट्रीज़ हैं इनके बेनिफिट्स होते हैं। ये जैसे अपने अमेरिका अगर अपने नियरेस्ट किसी कंट्रीज़ में करना चाहेगा, जैसे क्यूबा की, मैक्सिको की और दूसरे जो उसके कंट्रीज़ हैं साइड में,
तो उनकी मिसाल दी, तो वो वहाँ पर ही नहीं करता, वो जाएगा कोरिया में जाएगा, चाइना में जाएगा, जापान में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिया में जाएगा, उसके पॉलिटिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके फ़ायदे होते हैं, उनके अपने फ़ायदे होते हैं कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने यहाँ पर अपने कदम जमाने हैं, हमने यहाँ से अपना इसको स्टार्ट करना है ताकि हम इसके साथ ये फ़ायदे ले सकें। अब अगर अमेरिका इंडिया में, चाइना में या कोरिया में करेगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, जापान में करेगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये एक लैदा से लंबा पॉलिटिकल टाइप का सब्जेक्ट है। तो लेकिन वो करेगा इसीलिए कि उसको प्रोडक्शन प्लस कुछ अदर उसके फ़ायदे होते हैं जिससे वो दुनिया को कंट्रोल कर सके, लोग और कंट्रीज़ वो उसके कंट्रोल में रहें और आसपास के कंट्री को वो डराए धमकाए रखे और थ्रेट में रखे। तो इस तरह के फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने वही प्रोडक्शन जो अपने नियरेस्ट कंट्री से ले सकते हैं वो दूर दराज के कंट्रीज़ में जाते हैं। तो अब पॉसिबल है कि ये ऐसे ना हो, तो वो अपने कंपनीज जो हैं वो इसको अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे के लिए सोचें, ना कि गवर्नमेंट के पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए सोचें। पॉसिबिलिटी में कह रहा हूँ। नंबर 2 कि वो कीमत को हो सकता है कि अब कीमत की उतनी प्रेफरेंस ना रह जाए कि कीमत को हर हाल में मिनिमम रखना है, तो कीमत अगर बढ़ती है तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको बढ़ने दें, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है कि चीज़ें अवेलेबल हों कंज्यूमर के लिए, जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो उसको ख़रीद लें। ये ना हो कि वेंटिलेटर गायब है, हैंड सैनिटाइज़र गायब है, मास्क गायब है और प्रोटेक्शन की जो चीज़ें हैं, या कोई और पेंडेमिक होता है, किसी और तरह की आफत आती है तो उसमें जो उसके रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो गायब होना शुरू हो जाए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को जो कुछ जिस वक्त चाहिए वो इमरजेंसी की सूरत में अवेलेबल होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस होगा, प्राइस के ऊपर फोकस नहीं होगा। हाँ, प्राइस की जगह अदर चीज़ें शामिल हो जाएंगी, सर्विसेज है, क्वालिटीज़ है, अवेलेबिलिटी है, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है एड अप हो जाएं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्राइस ऑब्जेक्टिव नहीं है। और नंबर 3 जैसे बताया कि ऑटोमेशन प्लस ह्यूमन फैक्टर, ये दोनों मिल के काम करेंगे तो बेस्ट सप्लाई चेन के रिजल्ट निकलेंगे। टोटल सप्लाई चेन को कंप्यूटर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। और पॉसिबल है इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हों जो लोग डिस्कस कर रहे हों, और ज़ाहिर मैं कोई अक्ले कुल नहीं हूँ, ना मैं कोई जीनियस हूँ इस फील्ड का, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल है अभी तक, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।